ज्यादा होना चाहिए किसके कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट, इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे एडजॉर्प्शन भी लिख सकते हो, लेकिन हमने जो है आपको ये समझाने के लिए एक बार जो बता देते हैं ताकि कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। मैं एक समझा देता हूं। यहां पे हमने क्या करा कि ये ले लिया, और कोई भी दुनिया में 100% तो आइडियल होता नहीं है। सरफेस पे है तो यानी कि कुछ ना कुछ तो अंदर जाता ही जाता है। वो हो सकता है कि 1 करोड़ में किसी में 1 पार्टिकल जाए, हो सकता है कि किसी में 1 लाख करोड़ में 10 पार्टिकल जाए, लेकिन जाता जरूर है। कहोगे सर क्या आयरन के में भी पानी चले जाएगा क्या? 10 चले जाता है, बिल्कुल चले जाता है, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम होती है, हम उसको नेग्लिजिबल के रूप में मानते हैं। ऐसे मान लीजिए कि इस यूनिवर्स में आप लोग अगर एक आदमी सांस ले रहा है तो कितना ले रहा है? अगर जब पूरे ऑक्सीजन की कंपेरिजन करें तो कुछ भी नहीं। तो सिमिलरली वैसे ही अब यहाँ पे ये जो है एडजॉर्बेट है, ठीक है। तो कहता है कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट का ज्यादा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट जो है ज्यादा होना चाहिए किसके कंपैरिजन में? कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम एडजॉर्प्शन। यानी कि बेसिकली जो अंदर के पार्टिकल से ज्यादा बाहर का पार्टिकल है तो इसको पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है चिपक गया। और अगर निगेटिव एडजॉर्प्शन किसे कहेंगे? जब वो जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, अंदर की ओर जो है ज्यादा आ जाएगा। तो इस वाले केस को हम लोग क्या कह देंगे? यानी कि निगेटिव एडजॉर्प्शन कह देंगे। तो हाँ जी बोलिए। तो इसमें जो आपने एब्जॉर्प्शन है वो अंदर से दिखाया है, तो हाँ निगेटिव, सॉरी फिर से बोलिएगा। तो जो ये एटम्स है या जो भी जो आपने बनाए है एब्जॉर्बेट, हाँ, ये बल्ब के अंदर है क्या? ये जो एडजॉर्बेट बनाए हैं इस वाले केस में कह रहे हैं? सर दूसरे वाले केस में भी और इसमें भी जो आपने अंदर बनाए हुए हैं, ये क्या बल्ब के अंदर है? ये एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है ना बेटा। ये फिनोमिना क्या है? एब्जॉर्प्शन फिनोमिना। जिसके अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन फिनोमिना। यानी कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन का कंसंट्रेशन हाई होगा। सर बल्कि इसमें एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। हाँ, मैंने यही कहा कि किसी चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हो। कोई भी दुनिया में 100% आइडियल नहीं होता। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है कि जा सकता है, लेकिन कितना जा रहा है, कम जा रहा है, ये डिपेंड करता है। तो वही मैंने कहा कि ये बहुत कम जाता है। एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होगा कि पानी, अगर जब मान लो कि अगर जब मैं कोई प्रोसेस बताऊं स्पंज में पानी जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर के सरफेस पे पानी नहीं होगा, होगा, कम होगा। इसीलिए उसको हम लोग क्या कह देंगे? यानी कि निगेटिव एब्जॉर्प्शन कह देंगे। ठीक है, क्या आप समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके। चलिए अब हम अपने थ्योरी पे की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब हमारे पास आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI है। ये आपको पूछा जाता है राइट द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, या कैमियोसॉर्प्शन, या वंडरवाल, या इसको हम लोग कहते हैं केमिकल को लैंगवेयर, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? फ्रेंडली। ठीक है,
इसको बेसिकली केमिकल एब्जॉर्प्शन अभी समझ में आ जाएगा, सारे पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, चिंता मत कीजिए। जो इसको हम लोगों ने जो एड्जॉर्प्शन के अंदाज से यानी कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है हमने जो है डिवाइड किया है। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। एक तो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है, दूसरा नाम होता है केमियोसॉर्प्शन होता है, तीसरा नाम होता है एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन हो जाता है। ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। चौथा लैंगवर जिन्होंने बताया था, क्योंकि इसके लैंगवर ग्राफ के बारे में बात करेंगे इसलिए मैंने जो है नाम लिख दिया। ओके, अब ये तो ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, वो मुझे बताओ। जो लैंगवेज रिएक्शन होता है या केमियोसॉर्प्शन होता है या केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है या एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन होता है, वो स्लो होता है। कहोगे सर स्लो कैसे होता है? ये जो रिएक्शन है ना, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से होता है, जबकि ये शुरू में तो फास्ट होता है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ये कैसा होता है, बिल्कुल एकदम आराम से चलता है, यानी कि जो है धीरे धीरे चलता है लेकिन एक यूनिफॉर्म वे में चलता है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहे होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, तो जिस कारण से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो है पार्टिकल्स को जो है एक एक करके जो है भेजना पड़ता है या मॉलिक्यूल्स के पास जाना पड़ता है ताकि वो बॉन्ड बना सके। इसी कारण से ये जो रिएक्शन होता है स्लो रिएक्शन होता है। तो क्या सर सभी के सभी जितने भी रिएक्शन स्लो होते हैं क्या? नहीं, ये डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ चिपक रहा होगा और चिपकने के दौरान जो है वो एक केमिकल रिएक्शन कर रहा होगा, तो जो है वो क्या होता है, यानी कि स्लो प्रोसेस होता है। कहोगे सर तभी ये फास्ट कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ सरफेस पे आके चिपकना है। वहां पे वंडरवाल फोर्स के द्वारा जो है क्या हो रहा है, पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, जिस कारण से ये जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, आसानी से जो है चिपक जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो केमियोसॉर्प्शन होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में, जैसे आप लोग क्या करोगे कि सरफेस के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में फेंक दोगे तो एब्जॉर्प्शन जो होगा हो जाएगा फिजिकल, लेकिन केमिकल नहीं होगा। उसके लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। सभी के साथ जो है सभी रिएक्शन नहीं होंगे, इसीलिए वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाना पड़ेगा और स्पेसिफिक एडजॉर्बेंट या एडजॉर्बेंट लाना पड़ेगा, तभी जो है वो क्या होगा, यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन हो सकेगा। ठीक है। और यहाँ पे तो आप किसी भी डायरेक्शन में करा दो, यानी क्योंकि सरफेस पे तो चिपकना है, तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो केमिकल फोर्स लगता है, जबकि यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, वंडरवॉल फोर्स लगता है। ठीक है। ओके, यहाँ पे जो बनता है वो मोनोलेयर में बनता है, यानी कि इसके बाद कोई लेयर नहीं बनेगा। जबकि ये कैसा बनता है, आप सरफेस के ऊपर यानी कि जो है एब्जॉर्बेट के ऊपर एब्जॉर्बेट जो है क्या कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। तो ये कैसा बनेगा, मल्टी लेयर बनेगा। ठीक है। ठीक। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, ये शुरू में टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज होगा। पॉइंट लिखे हुए हैं, चिंता मत कीजिए। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केमियोसॉर्प्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगा। अब कहोगे सर क्यों डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर होने पे, यानी कि यहाँ पे जो है फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि आपको पता है जो सरफेस है उस पे पार्टिकल्स क्या है, लाई कर रहे हैं। यानी कि चिपके हुए, यानी कि वंडरवॉल फोर्स है, और ये स्टेबल थे। किसी को भी एनर्जी दे दोगे तो वो क्या कर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और Yes. जैसे ही अनस्टेबल हो जाएगा तो ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए ना आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जबकि यहाँ पे 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे
नो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये शुरू में तो जितना टेम्परेचर दोगे तो बढ़िया है, लेकिन जैसे ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो ये भी जो है क्या हो जाता है, यानी कि जो है एब्जॉर्प्शन फिनोमेना शो नहीं करता। इस बात को याद रखिएगा, आगे भी मैं पॉइंट को हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए, हाँ जी बोलिए। तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है इसमें कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि सरफेस पे चिपकना है ना बेटा, उसको कोई रिएक्शन नहीं करना है, बैरियर पार नहीं करना है। अगर आपको कॉलेज जाना है तो आपको एक बैरियर पार करना पड़ेगा, लेकिन आप घर के पास वाले स्कूल में जाना चाहते हो तो आपको कोई बैरियर नहीं करना पड़ता। आप कागज लेके जाओ, वो आपको एडमिशन दे देगा। लेकिन आपके घर के पास अगर जो एक शिमला का कॉलेज है, जो आईजीएम शिमला है, और वहीं पे आप लोगों के लिए अलग अलग बीएससी, या मान लो कि जो है आप लोगों को केमिस्ट्री से फिजिक्स से जो है साइंस करा रहा है, बीएससी साइंस, तो उसमें आपको क्या कोई एग्जाम देना पड़ता है क्या? यस सर। आप लोग के उधर होता है एग्जाम? मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे साइड जो है उसका एग्जाम नहीं होता है। आप जाइए, आपका जो है मार्क्स के अनुसार से ले लिया जाएगा, तो वहां पे आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जहां पे एग्जाम होता है वहां पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, और उसी एक्स्ट्रा एफर्ट को एक्टिवेशन एनर्जी होती है। जबकि आपके पास वाले कॉलेज में जो गवर्नमेंट में जैसे मेडिकल और नॉन इंजीनियरिंग ना हो, तो उसमें जो है आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया। 7, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एडजॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको हम कहते हैं जबरदस्ती एकदम पास पास आ जा, और जब पास पास आ जाते हैं तो रिएक्ट कर जाता है और एक पे क्या आ जाता है, चिपक जाता है। कहोगे सर क्या ये पार्टिकल जब पास पास आते हैं तो क्या ये रिएक्ट नहीं कर सकते? नहीं। कहोगे सर क्यों? क्या इसी में जो है हम लोग कहते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिया है, जबकि यहाँ पे हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, इसी कारण से ये रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, तो कहोगे सर प्रेशर को जब अप्लाई कर रहे हैं तो चिपक रहा है, सामने पास पास तो ला तो रहे हैं। हमने यहाँ पे कहा कि उसकी रिएक्टिविटी करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। अब मान लो 2 स्टूडेंट है, ए और बी, एक को दोनों, मैं चाहता हूं कि दोनों डॉक्टर बने, लेकिन ए चाहता ही नहीं डॉक्टर बनना, तो मैं उसको डॉक्टर बना पाऊंगा क्या? नहीं। यानी कि इसकी टेंडेंसी होती है रिएक्ट करने की, वही वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ओके, ठीक है, हम फटाफट से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया केमिकल एडजॉर्प्शन इज फास्ट विद इंक्रीज प्रेशर, यानी कि जैसे ही प्रेशर को आप इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स जो है पास पास आ जाएंगे, और जब वो पास पास आ जाएंगे तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है एडजॉर्प्शन का फिनोमेना ज्यादा हो जाएगा। यहाँ भी प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो एडजॉर्प्शन का फिनोमेना इंक्रीज हो जाएगा। ये बात मैंने बताई कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते तो फर्स्ट इंक्रीज होता है देन डिक्रीज होता है। अब फर्स्ट क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो वही उसके लिए क्या हो जाता है, यानी कि रिपल्सन का काम करने लग जाती है। इस कारण से वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। फिजियोसेप्शन में क्या हो जाता है कि डिक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि उस पार्टिकल्स को जैसे ही एडजॉर्बेट को एनर्जी मिलती है, वो क्या करता है, यानी कि जो सरफेस को छोड़ के कहता है मैं ही यहाँ का शहंशाह हूं, और वो इधर उधर नाचने लग जाता है। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी। कई बार देखिएगा थोड़ा सा आदमी को जो है कुछ सक्सेस मिल जाता है तो पूरा गुमान कहता है मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा यहाँ वहां, देखिएगा पूरा जो है डायलॉग देता है। खैर मैं ऐसे ही बोल दिया ज्यादा ही। ओके, यहाँ पे जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि कैमियोस ऑप्शन में जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जबकि यहाँ पे नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने के लिए आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। 6 पॉइंट, यहाँ पे जो केमिकल में जो एनर्जी होती है वो 440 से कहाँ लग जाती है, 400 किलो जूल लग जाती है, जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है 40 किलो, यानी कि जो इसका लोअर जो है एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि लो इन द ऑर्डर ऑफ 40 किलो जूल। यानी कि जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा।
तो कहोगे सर यहाँ पे आपने अभी बताया कि टेम्परेचर शुरू में ज्यादा लगता है फिर बाद में, हाँ मैंने कहा कि शुरू में एक एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, उस एक्टिवेशन एनर्जी तक तो बड़ा बढ़िया से रिएक्शन करता है, लेकिन ज्यादा अगर जो हो जाए तो फिर वो क्या करने लगता है, दिक्कत करने लग जाता है। अब कोई भी चीज एक्सेस में लोगे तो दिक्कत करेगा ही ना। अब मान लो कि दुनिया में अगर जब कोई भी चीज अच्छी हो, अगर जब आप एक्सेस यूज करोगे तो वो आपके लिए हानिकारक ही होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, किसी को मीठा खाना पसंद है, अगर वो ज्यादा खाएगा तो उसको कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज। डायबिटीज हो जाती है। यानी कि दुनिया में कोई भी चीज ज्यादा एक्सेस मात्रा में लोगे, मैं आगे सिखाऊंगा एंजाइम में कि अगर जो आपने किसी भी चीज का अगर जो एक्सेस मात्रा में ले लिया तो वो जो है क्या कर जाता है, यानी कि जो नुकसान। हाँ बोले सर। सर जो ये दोनों टर्म्स है जहाँ पे लिखा हुआ है 40 to 400, एनसीईआरटी में 20 to 40 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 20 to 40 यहाँ लिखा होगा बेटा। यस सर, इस साइड। हाँ हमने ये मैक्स ये ऑर्डर ले लिया ना, तो थोड़ा बहुत जो है अलग अलग जगह पे थोड़ा बहुत जो वेरी कर जाता है, ठीक है, उतना ज्यादा चिंता नहीं करना। लिख लीजिए यहाँ से 20 से 40, ठीक है। सर दूसरी साइड 80 to 20 to 40 लिखा है। 80 कितना लिखा है? to 240। ओके ठीक है, अलग अलग जगह पे ये सारी तो रेंज है, अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग। आपसे कभी ये पूछा नहीं जाएगा, आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिए एनसीईआरटी 80 से 240 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये तो एक्टिवेशन एनर्जी किसी का फिक्स थोड़े ना है, हम कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ भी नहीं पाएगा कि कितना है, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग होता है, एक रेंज होता है ताकि कि आप लोगों को पता लग सके, ठीक है। मैक्सिमम जो इन्होंने 400 वाला ले लिया होगा। ये मोनोलेयर बनता है जबकि मल्टी लेयर बनता है, मैंने बता दिया। एडजॉर्प्शन अकर फिक्स साइट कॉल्ड एक्टिव सेंटर। इसका मतलब समझिएगा, ये बड़ा अच्छा है। इसका मतलब है कि जिस पार्ट पे एडजॉर्बेंट चिपकेगा उसी पार्ट पे रिएक्शन होगा। तो कहोगे सर क्या इसमें जो है सभी पार्ट पे चिपकता है? हाँ, इसके अंदर आप जितना पार्ट पूरा का पूरा पानी में डिप कर दोगे तो सभी पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उन्हीं पॉइंट पे रिएक्शन होगा जो उसकी टेंडेंसी रखता है, यानी कि जिसके पास एक्टिव सेंटर है। तो सर मुझे ऐसे नहीं समझ में आया क्या होता है एक्टिव सेंटर, आपने जो बताया। आप ऐसे समझो कि एक आयरन की रॉड है, ठीक है, मैंने मान लिया ये आयरन की रॉड है, और इस आयरन की रॉड को मैंने आधा पेंट कर दिया। इसका एक्टिव सेंटर कौन सा है? ये वाला पार्ट है। क्योंकि सर क्या नीचे वाला होगा क्या? अगर जो नीचे वाले पार्ट पे अगर जो रिएक्ट नहीं मॉलिक्यूल्स पहुंच रहा तो वो एक्टिव सेंटर नहीं होगा, इतना सही होगा। लेकिन यही पार्ट अगर मैंने क्या करा, एडजॉर्बेंट के साथ डाल दिया, तो ये क्या होता है कि हर तरफ से धीरे 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 चिपकने लग जाता है। इस कारण से ये जो है ऑल साइड से चिपक जाता है, जबकि ये वाला जो पार्ट होता है वो जहां पे रिएक्शन हो रहा होगा, जो एक्टिव सेंटर होगा सिर्फ वहीं पे चिपकेगा, ठीक है। कैमियस ऑप्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव कॉम्प्लेक्स एप्रिसिबल एक्टिवेशन एनर्जी, और जबकि इसके में जो है एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड, Yes. ठीक है। हमने समय तो बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया है, मैं थोड़ा सा बैकअप करने का प्रयास करता हूँ। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। क्या क्या फैक्टर जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं? जनरली मैं इसको ना एक ही पॉइंट मानता हूँ, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट ये दोनों को एक ही मानता हूँ। दूसरा होता है प्रेशर एंड तीसरा होता है कंसंट्रेशन। अब कहोगे सर मुझे ये समझाओ कि कैसे ये इफेक्ट डालते हैं। ये तो हम भी देख रहे हैं कि ये दोनों जो है, यानी कि ये तीन आप कह रहे हो कि यानी कि एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट को एक मान लो, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, ये कैसे इफेक्ट डालते हैं, यानी कि एडजॉर्प्शन फिनोमेना। सुनिए कहानी। जो एडजॉर्बेंट होता है, अब ऐसा सरफेस ले लीजिए जो चिपकना हो, क्या उस पर एडजॉर्प्शन होगा क्या? नो सर। जिसका No, sir. सरफेस एरिया कम हो, क्या एडजॉर्प्शन होगा क्या? कम होगा। नो। तो वही कहता है, यानी कि इसका जो है आपको नेचर पता होना चाहिए कि सरफेस कैसा है, एरिया कितना है। अगर ये सारे हैं तो अगर जो सरफेस एरिया ज्यादा है और वो नॉन स्लिपरी है तो वो जो है एडजॉर्प्शन का फिनोमेना होगा, ज्यादा होगा। अब कहोगे सर मुझे नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट बताओ कि कैसे ये इफेक्ट करता है।
अब जब नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, आप बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ले लोगे तो चिपकेगा ही नहीं, छोटे मॉलिक्यूल्स लोगे तो आसानी से चिपकेगा। उसमें एडेसिव फोर्स होना चाहिए ताकि कि वो क्या कर सके, यानी कि जो सरफेस पे जाके चिपक सके। क्योंकि सर क्या एडेसिव फोर्स नहीं होगा तो नहीं चिपकेगा? जनरली नहीं चिपकता है, उसके अंदर कोई ना कोई। कहोगे सर क्या कंपाउंड के अंदर पहले से ही एडेसिव फोर्स है क्या? जैसे कहूंगा कि जो है HCl में, चलिए HCl में तो कहोगे सर पार्टिकल मॉलिक्यूल्स पास पास है, जिस कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडर वाल फोर्स लगता है, जिस कारण से वो चिपक जाता है। यहाँ पे भी क्या होता है कि कोई ना कोई तो फोर्स चाहिए, अरे यार हाँ, क्या मैं बता रहा था, कोडेसिव फोर्स। कोडेसिव फोर्स जो होता है वो ज्यादा होगा तो आसानी से चिपक जाएगा, कम होगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो नहीं चिपकेगा। यानी कि देखिएगा किसी सरफेस पे बहुत सारे पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, किसी सरफेस पे कम चिपकते हैं। क्योंकि सर प्रेशर क्या इम्पैक्ट डालता है? मैंने कहा कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन का फिनोमेना उतना ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो है कैमियस ऑप्शन में पहले तो इंक्रीज करेगा, फिर वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन उसके अंदर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक एक करके अब हम लोग जो है बात करते हैं, जिसमें से ये वाला पॉइंट आपको याद कराता हूं। ओके, कहता है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। मैंने बताया कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वहां पे एडजॉर्बेंट होगा, एडजॉर्बेट होगा, यानी कि एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। वही कहता है हायर द सरफेस एरिया हायर इज द अमाउंट अब्सॉर्ब, यानी कि जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब होगा। जितना सरफेस स्लिपरी होगा उतना कम एडजॉर्प्शन होगा। अब कहोगे कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेट क्या होता है? द नेचर ऑफ एडजॉर्बेट कैन इन्फ्लुएंस द एडजॉर्प्शन, यानी कि आप कैसा पार्टिकल्स ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, जो जितना ज्यादा इजिली लिक्विफाइड होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, वो उतना ज्यादा वंडरवाल फोर्स एक्ट करेगा। और आपको पता है वंडरवाल फोर्स जितना ज्यादा होगा तो एडेसिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। एडजॉर्प्शन, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। बोलिए क्लियर है आप लोग? यस सर। Yes, sir. कहता है कि SO2 NH3 HCl CO2 आर इजिली लिक्विफाइड, जिसमें से सबसे आसानी से कौन हो जाता है, CO2, तो वो क्या हो जाता है, यानी कि आसानी से वो क्या हो जाएगा, वहां पे एडजॉर्प्शन हो जाएगा। कहोगे सर मुझे एग्जांपल बताओ कहाँ CO2 आप देख रहे हो? सर हम तो नहीं देखते हैं, आपको एग्जांपल बताते हैं घर के से। आप लोगों ने कभी लकड़ी से खाना बनाया है? कहोगे सर नहीं, हमने तो देखा भी नहीं होगा, शायद देखा है किससे? लकड़ी से खाना बनाते हुए। Yes. यस सर। हाँ, Yes, sir. उसमें देखिएगा बर्तन के नीचे क्या जमता है, ब्लैक यानी कि CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड काला कलर का होता है। Yes, sir. तो वहां पे क्या होता है, देखिएगा कितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, गाड़ी से जो निकलता है देखिएगा CO2 क्या होता है, आसपास की जगह पे क्या कर देता है, काला कर देता है। इसी कारण से, क्योंकि आसानी से लिक्विफाइबल हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिस कारण से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा, अब यहाँ पे परमानेंट गैस लाइक H2N2O2 कैन नॉट बी लिक्विफाई इजिली। आप लोगों को अगर जो 9th में पढ़े होंगे तो एक को -180 डिग्री और इसको 195 माइनस में, इतना ज्यादा जो है टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर इतना टेम्परेचर देंगे तो यानी कि बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, जिस कारण से ये क्या होता है, आसानी से लिक्विफाई नहीं होते। ये तो शुक्र मनाइए कि ये दोनों के पास लिक्विफाइबल टेंडेंसी नहीं है। अगर H2 का एडजॉर्प्शन नेचर ज्यादा होता तो एडजॉर्प्शन H2 को हम लोग किसके रूप में यूज करते हैं, ईंधन के रूप फ्यूल के रूप में। और अगर जो ये चिपकने वाला नेचर होता और हम चल रहे होते, क्योंकि हवा में H2 गैस है और वो चिपक जाता और किसी रसोई घर से या किसी आग के पास जाते तो वो क्या कर जाते, हमें को जला देता।
इसीलिए ये नहीं है तो बढ़िया है। दूसरा N2, यानी कि जितने भी आप प्रोटीन में यूज करते हो वहां कहीं ना कहीं N2 का आता ही है। आप जो भी प्रोटीन वाले प्रोडक्ट खाओगे उन सभी में जो है नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, ओके। O2, अगर जो शुक्र मनाइए O2 चिपक नहीं रहा है, अगर जो चिपकता तो आप सांस ले रहे होते तो चिपक के निकलता। अब एक बच्चा बोल देगा कि सर CO2 चिपकने वाला तो चिपकता है क्या? एक्चुअली हम लोग यहाँ पे प्रेशर देके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे लंग्स में इस प्रकार से मटेरियल होते हैं वो चिपकने नहीं देते। सरफेस मैंने बोला था स्लिपरी होना चाहिए तो भी नहीं चिपकता है। तो कहोगे सर हमारा सरफेस स्लिपरी नहीं है? नहीं, हमारा सरफेस, क्योंकि देखिएगा डस्ट पार्टिकल, आप कभी थोड़ा देर बाहर जाके देखो आपके कितने सारे डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं। हम लोग जब बाहर से आते हैं तो देखिएगा घूमेंगे। अगर O2 चिपकने वाला होता तो जैसे हम कपड़ा पहने आग पे तुरंत जो है हमारा कपड़े क्या हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं। इस कारण से क्या हो जाते हैं, यानी कि जो है चिपकने वाला नहीं होते। दिस परमानेंट, आपको याद रखना है H2N2 जो है ये लिक्विफाइबल नहीं होते हैं, इनका एडजॉर्प्शन कम हो जाता है। दिस परमानेंट गैसेस हैविंग लो क्रिटिकल टेम्परेचर, इनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं वो लो होते हैं, इस कारण से ये जो एब्जॉर्ब्ड होता है या एब्जॉर्प्शन फिनोमेना होता है वो लो होता है। अब आप कहोगे सर पहले मुझे ये तो बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विफाइड ना हो पाए उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे ध्यान सुनिएगा, जस्ट वन मिनट। ओके, मैंने क्या कहा कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विफाइड ना हो या लिक्विड में कन्वर्ट ना हो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि उस टेम्परेचर के बाद जो है वो गैस कभी भी लिक्विफाइड नहीं होगा, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कह देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। While gases with high critical temperature are absorbed readily। मैं यहाँ पे एक बात लिखना चाहूंगा, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, आगे क्वेश्चन आया हुआ है 2023 का, भले जेई मेंस में आया हुआ है, नीट में नहीं आया, लेकिन क्या आया था मैं बता दे रहा हूं। क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी कंपाउंड का ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। कहोगे सर एक एग्जांपल के साथ, ये देखिए मैं जनरल एग्जांपल ले लेता हूं ABC, ठीक है, अमिताभ बच्चन करोड़पति। अब यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया 10 केल्विन, ये 20 केल्विन और ये 30 केल्विन। मैंने कहा कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, TC है। मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा किसका एडजॉर्प्शन होगा? सर सी वाले का। सी वाले का। जिसका जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, तो यही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा था, उन्होंने जो है अलग अलग H2N2 का जो है वैल्यू दे दिया था और उसके जो है इसके हिसाब से पूछा था। आपको ये बात जरूर याद रखना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन फिनोमेना जो है क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, मैंने बता दिया कि फर्स्ट इंक्रीज करेगा केमिकल में, और जो इसमें क्या कर फर्स्ट इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, और इसके अंदर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर में दोनों क्या कर जाते हैं, यानी कि जो है दोनों का जो एडजॉर्प्शन फिनोमेना होता है वो दोनों में सेम हो जाते हैं, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। मैंने बता दिया नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट क्या होना चाहिए, कि वो ऐसा गैस होना चाहिए कि वो जो है दूसरे पे जाके क्या हो सके, चिपक सके। सरफेस ऑफ एरिया एब्जॉर्बेंट का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बातें हम लोग कहते हैं। आपको याद क्या रखना है, ये वाला टेबल याद रखना। खैर आप इसको याद ना भी रखो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से बताइएगा। H2COHCl, मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ 33, 134 और HCl का 324। ये क्रिटिकल टेम्परेचर है केल्विन में। मुझसे एग्जामिनर ने पूछ दिया किसका लो एडजॉर्प्शन होगा। सर H2 का। H2 यहाँ पे H2 का लो एडजॉर्प्शन होगा। क्यों? आपसे रीजन पूछ दिया जाए क्यों, क्या कहोगे?
क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर लो, वेरी टेम्परेचर लो है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उसका लो एडजॉर्प्शन होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका एडजॉर्प्शन हाई होगा। ठीक है, वही कहता है। और ये जो प्रोसेस है ना, एडजॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसके दौरान क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था, जब गैस के पार्टिकल किसी पे चिपकते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक होता है। क्या कहा था, ऑक्यूलेशन कहा था। क्या कहा था, ऑक्यूलेशन। ऑक्यूलेशन प्रोसेस कहा था। जब गैस के पार्टिकल किसी सॉलिड पे चिपकते हैं तो उसको ऑक्यूलेशन कहा था। डिस ऑप्शन में मैंने कहा था कि सुंदरी को वापस सुंदर बनाना होता था तो उसके जो पाउडर थे निकालने को हम लोग क्या कहते थे, डिसऑप्शन कहते थे। और सॉप्शन किसे कहते थे, जिसके अंदर एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों होता था, उसको हम लोग क्या कह देते थे, सॉप्शन प्रोसेस कहते थे। ये बातें मैंने पिछले क्लास में बताया था, जब आते हो तो थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा तो आपको ज्यादा चीजें याद रहेंगी। ओके, चलिए अब ये तो समझ में आ गया कि सर आपने कहा गैस को सॉलिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, एडजॉर्प्शन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं एक्सोथर्मिक या हीट रिलीज ही लिख देता हूं, आप लोग जो है कहोगे सर। और हीट रिलीज को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। वेरी गुड। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर क्यों ये रिलीज करेगा, क्योंकि गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे ना इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है गैस के पार्टिकल के पास, और जब इस सरफेस पे चिपकेगा तो जिस कारण से ये क्या कर जाएगा कि उसकी एनर्जी को कम कर देगा, और जब वो कम कर देगा तो जिस कारण से वो जो है एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और जब वो रिलीज हो जाएगी जिस कारण से हम लोग उसको क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह देंगे। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द ली चार्टरेट प्रिंसिपल, ये जो है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या होता है कि अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो एडजॉर्प्शन फिनोमेना जो है, हम बात कर रहे हैं किसके लिए, केमियोसॉर्प्शन के लिए। ली चार्टरेट इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज द एडजॉर्प्शन फिनोमेना, यानी कि जैसे ही अगर हमने क्या करा कि इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो सर हम जब इंक्रीज टेम्परेचर करते हैं तो आपने बताया था कि केमिकल रिएक्शन में शुरू में जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, फिर आपने कहा था डिक्रीज करता है। यहाँ पे हम अगर जब ओवरऑल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं ओवरऑल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पूछ दिया जाए केमियोसॉर्प्शन एंड फिजियोसॉर्प्शन, तब तो आपको पुराना वाला फंडा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे सिंपल पूछा है तो हम लोग जनरली फिजियोसॉर्प्शन के लिए ही लगा देते हैं। जनरली हम लोग फिजियोसॉर्प्शन यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, जिसको एक और नाम से जानते हैं, फ्रेंडलिक के नाम से जानते हैं। यही वाइस वर्सा है कि अगर जब टेम्परेचर कम कर दोगे तो वहां पे एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपको, मैंने यहाँ दिखा भी दिया, यानी कि इसका जो है क्या हो रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ना देके मैं दे देता हूँ A B C, और मैंने टेम्परेचर दे दिया 10 20 30। क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं दिया, अब टेम्परेचर दे दिया हूं। अब मुझे बताइए कि किसका जो है एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, सर ए वाले का। ए वाले का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लो, एडजॉर्प्शन हाई। अब एक बच्चा मुझसे आके पूछेगा कि सर टेम्परेचर लो हो रहा है तो एडजॉर्प्शन कैसे इंक्रीज होगा। मैंने कहा कि बेटा सिस्टम की एनर्जी कम है, अगर जब कम है तो क्या करेगा, आराम से जो है क्या कर लेगा, चिपका लेगा। लेकिन मैं कहूं कि ऐसा आदमी जो एकदम सबको डांटते रहता है, क्या उसके पास कोई जाना चाहेगा क्या,
900। यही सेम कॉन्सेप्ट है, समझिए इसके पास एनर्जी ज्यादा है, जिस कारण से बाकी से क्या करेगा, नफरत करेगा, कहेगा मेरे जितना एनर्जी लेके आओ तब जोड़ने दूंगा। तो इसी कारण से क्या हो जाता है, जिसकी एनर्जी कम होती है उस पर क्या हो जाता है, यानी कि पार्टिकल चिपक जाते हैं। ये मैंने बता दिया एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाए। ओके, अब मैं आपको फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में बताता हूँ। क्या होता है यहाँ पे, एक्चुअल में ये थ्योरी तो दे दिया लेकिन इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है 1/n। अब देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे x क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, यहाँ पे K एंड N आर कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं, इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ओके, P क्या है, प्रेशर। इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे x/m रखता हूं, यहाँ पे प्रेशर रखता हूं। आप लोग लेफ्ट मत कीजिएगा प्लीज, 5 मिनट वेट कर लीजिएगा। मुझे पता है आप लोग बड़े जल्दी में होंगे, क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा और जब आएगा तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बनेगा नहीं अगर जब क्लास मिस करोगे तो। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ना अलग कलर से कर दूं, समझ जाओगे ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जा रहा है, इस पॉइंट को 0 मान लेता हूं, इसको A मान लेता हूं। यहां से यहां तक जो है एकदम बिल्कुल कर्व जा रहा है और ये बिल्कुल वापस क्या हो जा रहा है, स्ट्रेट हो जा रहा है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं केस 1 की बात करता हूं। केस 1 में मैंने OA ले लिया, तो OA में एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां पे ध्यान से देखिए कि ये लीनियरली बढ़ रहा है। अगर ये लीनियरली बढ़ रहा होगा तो n की वैल्यू कितनी लेनी है, 1। यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले लेंगे। कहोगे सर आपने कैसे ले लिया 1? हमने कहा कि बेटा बिल्कुल यूनिफॉर्म बढ़ रहा है, यानी कि पावर 1 होगा तभी तो यूनिफॉर्म बढ़ रहा होगा। ये नहीं कहिएगा सर कि आपका तो यूनिफॉर्म दिख नहीं रहा है। एक्चुअल में आप पुराना पिछला ग्राफ देखोगे तो ये क्या होता है, बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म के मैनर में बढ़ता है। ठीक है, जिस कारण से हम लोग जो है यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ओके, ये तो समझ में आ गया। तो यानी कि इसका वैल्यू अगर n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो x/n इक्वल टू क्या हो जाएगा, kp। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम केस 2 की बात करते हैं। कहोगे सर हमें क्यों बता रहे हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर में आपको एक बात बता रहे हैं। अब यहां से हम बात कर रहे हैं AB के लिए। AB में ग्राफ जो है ना बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि n की जो वैल्यू है 0 to 1 होगी और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/n kp to the power 1/n। ठीक है, और मैं केस 3 की बात कर देता हूं। यहाँ पे आफ्टर बी क्या हो जाएगा, यानी कि यानी कि इधर बिल्कुल एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब कांस्टेंट होता है तो यानी कि पावर क्या हो जाएगा, 0। यहां से आप क्या लिख सकते हो, x/m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि k हो जाएगा, p टू द पावर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा।
बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? एक क्वेश्चन दे, Yes, sir. एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग प्लीज। जो है एक क्वेश्चन बड़ा फेमस पूछा जाता है, करीब करीब 3-4 बार पूछ चुके हैं नीट में। यहाँ पे x बाय m रख दिया, यहाँ पे p रख दिया, इसको मैंने T1 मान लिया, इसको T2 मान लिया। मुझे बताइए कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, T1 या T2? T2। देखो आप कैसे कहें मनीषा T2 ज्यादा होगा, कोई लॉजिक? तो इसका कर्व देखिए। ओके, यहाँ पे हम देख के तो नहीं बता सकते किसी के कर्व में। हाँ, अगर जो यहाँ में से एक दोनों में से कहीं टेम्परेचर रहता तो देख के बता सकते थे। यहाँ पे मैं दोनों को प्रेशर को सेम कर रहा हूँ। अरे भैया एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे मैंने प्रेशर को सेम कर दिया, तो देखिएगा टेम्परेचर जो है कुछ इतना है, कुछ यहाँ पे इतना है, ठीक है, ये इतना हो गया। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये x बाई एम क्या है, एडजॉर्प्शन है, यानी कि ये वाले पॉइंट पे एडजॉर्प्शन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? किस पोजीशन पे एडजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, ए पे या बी पे? ए पे। जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है सर, हमने बताया था एडजॉर्प्शन जो है जिसका ज्यादा होगा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ये तो बताया था थोड़ा देर पहले। Yes, sir. नहीं। दूसरा, एडजॉर्प्शन जिसका ज्यादा होगा टेम्परेचर क्या होगा, कम। कम होगा। कम। अब मुझे बताइए कि एडजॉर्प्शन इसका ज्यादा हो रहा है तो Yes, sir। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। कम हो जाएगा। यानी कि T1 और ये जो है T2, यानी कि T1 टेम्परेचर बड़ा होगा। यही सेम क्वेश्चन x बाई एम टी के फॉर्म में पूछ देगा तो आप जस्ट अपोजिट कर देना, यानी कि जो है यहाँ पे आपको T दे दे, यहाँ पे P1 P2 दे दे, आपसे पूछ दिया जाए कौन है, आप सिंपल जो है यानी कि एब्जॉर्प्शन जिसका ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक ग्राफ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा घर पे बनाने के लिए, उसका आंसर जो है मेरे से मांग लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लेता हूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, x बाय m इक्वल टू लॉग k p टू द पावर 1 बाय n। और आपको पता है लॉग अगर जो मल्टीप्लाई में हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x बाय m इक्वल टू log k प्लस log p टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 बाय n। ठीक है, और आपको पता है कि अगर जो log a टू द पावर n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log a। सिमिलरली यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, log x बाय m इक्वल टू log k प्लस 1 बाय n log p लिख सकते हैं। और ये देखिए कैसा बन गया, y इक्वल टू c, और ये क्या हो जाएगा, mx। और इसका जो ग्राफ बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, यहाँ पे log x बाय m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log p। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा c, ये क्या हो जाएगा, log k, और इसका जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाय n। ठीक है, आप लोग भी काफी ज्यादा जो है लेफ्ट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करा देंगे।